नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छा होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, इस सीरीज में हम शुरू करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें सबसे पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके तहत हम लोग विभिन्न क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्यकाल में सर्वप्रथम जो भारत से संबंध स्थापित करने वाले थे, मतलब व्यापारिक संबंध, वो कौन थे? तो पुर्तगीज थे। और प्रथम पुर्तगीज जो था वो वास्को डी गामा था, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। तो किस वर्ष आया था? 1498 को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो देखिए, आपका ऑप्शन है द अल्मोड़ा, बी है अल्बुकर्क, सी है डुप्ले और डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको पता होना चाहिए कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर के आया था, और अपने व्यापारिक हितों के लिए हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मोड़ा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और दोस्तों, ये जितने भी सवाल हैं ना, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी पीसीएस में पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप लोग। आपका ये पहला सवाल है जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2004 में पूछा गया है, और ये दूसरा सवाल ये भी उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपका है, मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो कौन थे? कोई और नहीं, ये भी बल्कि जो थे मध्यकाल में भारत से संबंध स्थापित करने वाले, ये आपके पुर्तगाली ही थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए फिर से रिपीटेड है ये। वास्को डी गामा भारत कब आया था? और देख सकते हैं कि ये यूपी पीसीएस प्री 1992 और एमपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहला ही सवाल था हमारा। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है वो भारत में कौन हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम वायसराय जो है वो कौन बन के आया? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्रथम वायसराय जो है फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा था, क्योंकि प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया था, और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था अर्थात नीले जल की नीति। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा इसका पूरा नाम है। यहाँ पर अल्मोड़ा दिया हुआ है, और देख सकते हैं ये 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो आपको बता दें कि वास्को डी गामा जब कालीकट के तट पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 20 मई 1498 को। और जब 20 मई 1498 को ये पहुंचा, तो इसका स्वागत करने वाला जो वहाँ का शासक था, जिसका नाम था जमोरिन। जमोरिन जो था कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी दोस्तों। कालीकट में जो भी शासक होते थे उनकी पैतृक उपाधि जमोरिन होती थी, और वो जमोरिन कहलाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, जमोरिन, जिसने वास्को डी गामा का कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको कहता है कि वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है आपका, ये कह रहा है कि वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन सामुथ्री था। बिल्कुल सही बात। दूसरा आपका ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था, और उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और वास्को डी गामा जब यहाँ पर आया तो 1498 में भारत यात्रा तो इसने जरूर करी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें
ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जब वो भारत आया तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1 साल तक यहाँ रुका, लेकिन ये गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि वो यहाँ आया तो मात्र 3 महीने तक भारत में रहा था और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गया था। ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि 1501 में भारत की यात्रा पुनः किया वास्को डी गामा। ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि दोबारा जो वास्को डी गामा भारत आया था वो 1503 में नहीं बल्कि 1501 में नहीं बल्कि 1502 में आया था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल कथन एक सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देख सकते हैं आप लोग, ये भी सवाल जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपको मिलान करना है। इसमें देखिए दोस्तों, एक तरफ सूची 1 में समुद्री यात्रियों का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ वो किस देश के थे ये बताने का प्रयास किया गया है। तो आपको मिलान करना है कि कौन से समुद्री यात्री किस देश से था। तो चलिए, पहला ऑप्शन ए है वास्को डी गामा। बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा जो था वो कहाँ से था? पुर्तगाल से था। वास्को डी गामा कहाँ से था? पुर्तगाल से था दोस्तों। उसके बाद फिर आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन से था। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो स्पेन से था, और तस्मान जो था वो आपका कैप्टन कुक जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन से, और तस्मान हॉलैंड से था। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है आपका? वास्को डी गामा पुर्तगाल का ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये IAS प्री 2000 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, निम्न का सही मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो निम्न का सही मिलान करें। तो देखिए ऑप्शन ए है, ये कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और बी है नीनो डी कुन्हा, सी पेड्रो अल्वारेस कैब्राल और डी फ्रांसिस्को द अल्मोडा। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, जो कि 1510 में गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो पहला ऑप्शन जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका क्या हो जाएगा? 1510 में इसने गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। अगला निनो डी कुन्हा है, जो कि 1530 ईस्वी में क्या किया? पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचिन से कहाँ ले गया? तो गोवा ले गया। तो बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचिन से कहाँ ले गया? गोवा बदल दिया इसने। उसके अलावा सितंबर 1500 में पेड्रो अल्वारेस कैब्राल का भारत में आगमन हुआ, और सितंबर 1500 में भारत आगमन हुआ किसका? पेड्रो अल्वारेस कैब्राल का। और लास्ट ब्लू वाटर पॉलिसी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है, जो कि फ्रांसिस्को द अल्मोडा के द्वारा चलाया गया था, जिसको नीले जल की नीति भी कहते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपका इस सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा बी। सही उत्तर होगा बी होगा। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में 2022 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो खोजकर्ता थे उनका जन्म स्थान दिया हुआ है। तो चलिए इसकी भी चर्चा करते हैं। तो देखिए सूची 1 में ए है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसका जन्म स्थान कहाँ था? तो उसका जन्म जो हुआ था वो इटली में हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। मतलब ए का 3। बी है जैक्स कार्टियर। तो जैक्स कार्टियर का जन्म जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। बी का 4 हो जाएगा। और सर फ्रांसिस ड्रेक, तो फ्रांसिस ड्रेक जो था ये इंग्लैंड से था, अर्थात यूनाइटेड किंगडम। और उसके अलावा डी है फर्डिनेंड मैगलन, जो कि पुर्तगाल से था। फर्डिनेंड मैगलन जो था वो पुर्तगाल से था। दोस्तों आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सही उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल से नहीं था? तो देखिए ऑप्शन 1 है आपका डुआर्ड बारबोसा, बी है डोमिंगो पायस, सी है पीटर वुडी, डी है फर्नांडो नोनीज। तो आपको बता दें दोस्तों कि डुआर्ड बारबोसा ये भी पुर्तगाल से था, डोमिंगो पायस भी पुर्तगाल से था, फर्नांडो नोनीज भी पुर्तगाल से था। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप लोग पीटर मुंडी, ये एक अंग्रेज यात्री था। ये मतलब कि पुर्तगाल से नहीं था। तो पीटर मुंडी भारत आने वाला एक ब्रिटिश व्यापारी था, जो कि साथ ही साथ लेखक भी था और यात्री भी था। और ये कब आया था? 17वीं शताब्दी में आया था। और चीन की चाय को चखने का उल्लेख इसने किया, और ये चीन की चाय के चखने का उल्लेख करने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। और भारत में उसने पटना, आगरा, सूरत आदि नगरों की यात्रा की। तो इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पीटर मुंडी।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अगला सवाल आपको कहता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देख सकते हैं आप लोग, ये यूपी लोअर सब में प्री में 2003 में पूछा गया सवाल है। तो आपको बता दें कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वो दोस्तों अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क। क्योंकि अल्बुकर्क यहाँ कब आया था? 1509 से 1515 तक रहा था और इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। और अल्बुकर्क ने ही दोस्तों 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीत करके और पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। साथ ही साथ इसने गोवा के विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिकों का प्रभुत्व पर मुहर लगा दिया और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। और एक अल्बुकर्क ने क्या किया था? तो इसने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, साथ ही साथ उनके स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को अल्बुकर्क ने सलाह दिया था कि भारतीय महिलाओं के साथ वो विवाह करें। और पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए वो प्रोत्साहित करता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुर्तगालियों की संख्या बढ़ सके। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अल्बुकर्क। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका कहता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, ये IAS प्री 2003 में पूछा हुआ है। तो पहला कथन है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। बिल्कुल गलत है दोस्तों। गोवा पर कब्जा कब हुआ था? तो 1510 में हुआ था। और किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना जो है कहाँ लगाया? तो मछलीपट्टनम में लगाया। सी क्या कहता है? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी कहता है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो इस चारों कथन में से आपका पहला कथन जो है गलत है, बाकी बी सी डी ये तीनों कथन सही है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन ए जो है वो सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये भी सवाल जो है IAS प्री 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका कहता है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो पहला ऑप्शन है आपका अंजीदीव है, दूसरा ऑप्शन है कन्नानौर, तीसरा कोचीन और चौथा गोवा में। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग जो है उसका निर्माण किसने किया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। हालांकि अल्फांसो द अल्बुकर्क जिस समय प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था तो वो यहाँ का गवर्नर नहीं था, ठीक है। और इसने निर्माण कब किया? तो 1503 में किया। और कहाँ किया? तो कोचीन में किया। कहाँ किया? कोचीन में किया। तो दोस्तों आपका ये सही उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सबसे पहले समुद्री मार्ग से व्यापार भारत में किसने किए? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वो कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा हुआ, जो कि 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर अपना एक आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से वो क्या करने लगे? करों की वसूली करने लगे। तो इसका वो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे भारत में प्रथमतः। क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो यहाँ पे ए है बांदेल, बी है चिंसूरा, सी है हुगली और डी है श्री रामपुर। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वो की गई थी दोस्तों हुगली। कौन सा किया गया था? हुगली। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा हुगली हो जाएगा सी। क्योंकि जब पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा आया तो उसने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। तो यहाँ बात कर रहा बंगाल का, तो बंगाल में हुगली आपका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका कह रहा है कि पौंडीचेरी, जिसका नाम वर्तमान में पुदुचेरी है, तो पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए कथनों पर विचार करते हैं हम लोग। पहला सवाल है आपका, पहला कथन है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ठीक। दूसरा कथन कहता है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा कहता है कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा ही नहीं किया। तो इसमें अब सही क्या है? तो बिल्कुल
आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, केवल एक। ऑप्शन ए केवल एक सही है, क्योंकि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। लेकिन पौंडीचेरी पर जो इसके बाद जो कब्जा हुआ वो डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, और उसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने अपना बस्ती बसाया यहाँ पर। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर कब्जा किया, लेकिन कब किया? 1793 में किया। और 1814 में जो पेरिस की संधि हुई, इसके तहत पौंडीचेरी को फिर से किसको सौंप दिया गया? तो फ्रांसीसियों को सौंप दिया गया। इसलिए केवल एक आपका उत्तर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देख सकते हैं कि ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि अलग अलग किसी न किसी पीसीएस में पूछे गए हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो जाहिर सी बात है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो वो कोई और नहीं बल्कि वो पुर्तगाली ही थे। कौन थे? पुर्तगाली थे, क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है IAS प्री 1995 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये IAS में भी पूछा गया है 1995 में, और देख सकते हैं ये 65वीं BPSC प्री में 2019 में भी पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि समुद्री डकैती हेतु जो बंगाल की खाड़ी में हुगली का उपयोग करते थे वो कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो आपका इसमें हालांकि उत्तर जॉब चार्नक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन कुछ बातें यहाँ पे हम लोग करेंगे कि कासिम बाजार की फैक्ट्री का जो प्रमुख था, ये जॉब चार्नक जो था वो बंगाल में कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख था, और ये अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती को चुना, और उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। लेकिन मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व ही अस्तित्व में था, तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 को नहीं माना जा सकता है। हालांकि उत्तर आपका जॉब चार्नक ही देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फिर से वही सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देख सकते हैं यूपी PCS स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया है, फिर ये उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में पूछा गया है। कलकत्ता किसने बसाया? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इसका सही उत्तर डी, जॉब चार्नक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग यूपी PCS प्री 2021 में पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम का स्थापना किया गया? तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप सभी कमेंट करके। तो आधुनिक भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया दोस्तों वो मद्रास में किया गया। कहाँ किया गया? मद्रास में किया गया। और कब किया गया? तो 1688 में किया गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा बी, सही, डचों ने। क्योंकि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। और उसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका डच होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन होता तो उसका सही उत्तर ब्रिटेन होता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देख सकते हैं आप लोग। पहला कथन ए कह रहा है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी कह रहा है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी कह रहा है कि आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर जो होगा वो, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा। सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और पराजित करके आधुनिक कोची
जो कि पूर्व में उसका नाम कोचिन था, वहाँ पे फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। तो सही उत्तर बी होगा, और ये IAS प्री 2005 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है, कह रहा है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री और गोदाम स्थापित किए। दूसरा कहता है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। तीसरा कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन से एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया। तो आपका इसमें देखते हैं क्या है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा बी होगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 जो है वो क्या है, सही है ना। क्योंकि डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 और 3 सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है आपका कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था। तो ऑप्शन ए है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी जरूर थी। दूसरा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी बिल्कुल सही बात है कि उनकी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास हथियार जो थे वो आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन सी है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो ये तीनों ऑप्शन ही क्या है, सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से तीनों। और ये देख सकते हैं आप लोग यूपी PCS प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है लिवेंट कंपनी, बी है ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ और डी है ऑस्टेंड कंपनी। तो सही उत्तर क्या होगा, इसमें से जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ए, लिवेंट कंपनी। क्या होगा, लिवेंट कंपनी, क्योंकि लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है आपका कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था। तो देख सकते हैं आप लोग ये यूपी PCS प्री 2012 और यूपी लोअर सब प्री 2004 में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन में कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशा से 1600 में कंपनी का गठन किया और इस कंपनी का नाम क्या रखा गया था, तो इस कंपनी का नाम रखा गया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और इस दौरान जो भारत में मुगल बादशाह था वो अकबर था। मुगल बादशाह गद्दी पर कौन बैठा था, अकबर था। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। देख सकते हैं आप लोग IAS प्री 2008 और IAS प्री 2009 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था, जबकि मछलीपट्टनम में जो कारखाना स्थापित किया गया था वो अस्थायी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के समय। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो ये सूरत में की और ये 39वीं UPSC प्री में पूछा गया है दोस्तों। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, लेकिन सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका और 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद जो कैप्टन मिडल्टन था उसने सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया और कैप्टन थॉमस बेस्ट ने
पुर्तगालियों को क्या किया, तो स्वाली नामक स्थान पर पराजित करके पुर्तगाली एक आधिकारिक निरंतरता को भंग किया और फिर अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और जल्द ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। तो देखिए ये भी 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया। तो वो अधिकारी जो था वो आपका कौन था दोस्तों, वो था थॉमस बेस्ट। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में, गोवा में, पौंडीचेरी में, सूरत में। तो कहाँ की गई थी फैक्ट्री जो है स्थापित, तो वो सूरत में की गई थी। कहाँ की गई थी, सूरत में की गई थी। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी यूपीपीसीएस प्री 1990 और यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। दूसरा, यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता तो था, लेकिन ये जेम्स प्रथम का दूत बनकर के भारत में आया था। कब आया था, तो 1608 में आया था। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ 1611 में कर रहा है। इसलिए कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। तो निम्न में से भरूच, चिकागोल, तिरुचिरापल्ली। तो आपका इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी सिर्फ और सिर्फ भरूच में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। तो यहाँ ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ भरूच है, तो आपका केवल एक सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें से सूरत में सबसे पहला कारखाना किसने स्थापित किया, तो वो कोई और नहीं बल्कि अंग्रेज़ थे। सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने वाले अंग्रेज़ थे, क्योंकि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ही सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था दोस्तों, तो वो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। और इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना जो बनाया वो 1613 में सूरत में ही स्थापित किया। तो फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया। तो यहाँ आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है। ये आपका कहता है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। तो वर्ष की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ मिली, तो वो आपका सूरत में मिला। कहाँ मिला, सूरत में। देख सकते हैं कि ये IAS प्री 2006 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो ये जो था वो कहाँ था, सूरत में था। कहाँ था, सूरत में था। आरंभ में सूरत को अपना वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और बाद में ये कहाँ स्थानांतरित हो गया, तो बाद में ये बॉम्बे स्थानांतरित हो गया, लेकिन शुरुआत में कहाँ था, सूरत में था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था दोस्तों, तो ये लिया था पुर्तगालियों से। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1662 ईस्वी में क्या हुआ था ना, कि इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह हुआ था वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। और जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, तो पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, और जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 39, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। प्रयागराज में जो किला था उस पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ। तो दोस्तों अवध का जो नवाब था सादत अली खान द्वितीय, जिसका समय 1798 से 1814 ईस्वी तक था, इसने 1798 ईस्वी में प्रयागराज का किला क्या कर दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में 1798 तो है नहीं, इसलिए थोड़ा इसका डिस्प्यूट है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा 1798। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। तो आपका ये जो उत्तर होगा वो होगा सर जॉन चाइल्ड, क्योंकि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड जो था उसने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसका नतीजा क्या हुआ, औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था और मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः सर जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 ईस्वी के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध था, जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था, लेकिन अंग्रेज सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल जो थे 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण बना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये कह रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। तो ये लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किन के बीच लड़ा गया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत अंत हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो एक्स-ला-सैपल संधि के तहत अंत हुआ। तो ए का 4 हो जाएगा। बी है आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध किससे अंत हुआ। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। सी है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये दोस्तों अनिर्णायक रहा, इसका कोई निर्णय नहीं हो सका। और डी है आपका प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, तो इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 बिल्कुल सही है। अगला कहता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1750 से 52 के बीच नहीं हुआ था, बल्कि 1749 से 54 के बीच हुआ था। अब सी कहता है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1758 से 63 बिल्कुल सही है। और डी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ये भी सही है। मतलब ए, सी और डी सही है, बी गलत है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि लड़ाई 1752 में लड़ा गया। बी कह रहा है कि इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। सी कहता है कि इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा डी, अर्थात इसका सही उत्तर डी होगा, जो कि सही नहीं है। केवल एक, ये लड़ाई 1752 में लड़ी गई, जो कि गलत है, क्योंकि ये लड़ाई कब लड़ा गया था। तो ये लड़ाई दोस्तों 1749 में लड़ा गया था। और ये लड़ाई किस लिए हुआ था, तो कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर जो 1749 में युद्ध हुआ उसको अंबुर का युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था
तथा दूसरी तरफ डुप्ले के नियंत्रण वाली फ्रांसीसी सेना चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना थी और इस युद्ध में अनवरुद्दीन की पराजय हुई और वो मारा गया है। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही नहीं है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो इसमें से प्रथम यूरोपियन व्यक्ति कौन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में ये भाग लेना शुरू किया और ये नीति का आरंभ किया। तो ये जो था पहला यूरोपीय, ये दोस्तों डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि डुप्ले ने ही पहली बार इस तरह के हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए आगे चल के अंग्रेजों का मार्गदर्शक बना। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने भी कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया। कब लगाया? 1668 ईस्वी में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि लुई 14वां का एक मंत्री था जिसका नाम कोलवर्ट था और इस कोलवर्ट द्वारा ही 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फ्रांसीसियों ने कंपनी फ्रेंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंदेस ओरिएंटलेस कहा गया और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और इसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित थी। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया दोस्तों कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में बना। तो लुई 14वां का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलवर्ट, जिसने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा लुई 14वां के शासन में, ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अभी हम लोगों ने बात किया कि फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था। तो लुई 14वां का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलवर्ट, है ना। और कब स्थापना किया गया? 1664 में। कब? 1664 में। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी और सी दोनों मतलब चिंसूरा और हुगली दोनों जगहों पर बंगाल में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया। पहली कंपनी जो बंगाल में डचों की थी वो थी पिपली, जो 1627 में स्थापित हुई। कुछ ही दिन बाद डच जो थे पिपली से बालासोर चले आए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया और 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बना। तो आपका बी और सी दोनों उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया? 1632 में, है ना। कब स्थापित किया? 1632 में। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। हालांकि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ से संबंधित कोई स्रोत प्रमाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष क्या हो गया? बंद हो गया। और वर्तमान में डच फैक्ट्री का जो स्थान है वो क्या है दोस्तों? तो उसी में पटना कॉलेज का बिल्डिंग है, जो कि पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो अगला सवाल आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। देखिए रिपीट क्वेश्चन है। 65 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया, 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया 1632 ईस्वी में। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्न डच कारखानों को उनका स्थापना वर्ष के साथ मिलान करिए। तो एक तरफ ये जितने भी स्थान दिए हुए हैं ये डचों की कारखाना है, फैक्ट्री है, और दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बिमलीपट्टम है। बिमलीपट्टम की स्थापना कब किया गया था डचों के द्वारा? तो इनकी स्थापना जो है 1641 में किया गया था। कराईकल जो है वो 1645 में किया गया था। और अगला है आपका कोचीन में कब किया गया था? तो 1663 में किया गया था। और चिंसूरा
जो कि 1653 में किया गया था। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित नहीं कर पाए, कारण क्या था? तो फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण जो था ना, वो उनकी कमज़ोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज़ों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। तो इसमें आपका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, है ना। सही उत्तर ऑप्शन बी, अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी, है ना। अंग्रेज़ों की फौज क्या थी? वो शक्तिशाली थी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इनको क्या करना है? निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित करना है। सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए। तो भारत में जो यूरोपीय शक्ति का आगमन का जो क्रम है दोस्तों, वो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके डच आए, 1 नंबर पे पुर्तगाली आए, फिर आपका 2 नंबर पे डच आए, 3 में आपका अंग्रेज आए और 4 में आपका फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा 4, 2 और 1, 3। 4, 2 और 1, 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल क्या कहता है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपका कह रहा है कि पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी किसका केंद्र था? तो पौंडीचेरी जो केंद्र था वो फ्रांसीसियों का था। पौंडीचेरी पे अधिकार किनका था? फ्रेंच, है ना। गोवा पे किनका था? तो गोवा पे पुर्तगालियों का था, पुर्तगीज हो जाएगा। ट्रावनकोर, ट्रावनकोर पे डेनिस का था, जो डेनमार्क के लोग थे। और मद्रास पे किसका था? तो मद्रास पे डचों का था। तो इस तरह से सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 ये कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो क्षेत्र कोई और नहीं बल्कि अपना बिहार था, है ना, जहाँ से यूरोपवासियों को सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 40 बीपीएससी प्री में और फिर 47वीं बीपीएससी प्री में भी पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इसका उत्तर ए बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? स्वतंत्रता पूर्व सबसे अंत में व्यापारी के रूप में आए। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पर डच आए थे, तीसरे नंबर पर ब्रिटिश आए थे, इंग्लिश आए थे और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने अपना अड्डा कहाँ कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए कहता है कि नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, बी सूरत, भरूच, आगरा, सी कोचिन, अहमदाबाद, पटना। तो इन सभी जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसमें से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? ये IAS प्री 2012 में पूछा गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इन 3 कथनों में से आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा भाग जो कि अंग्रेजों की भारत को देन थी। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो डी, सही उत्तर डी होगा, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि के राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पहले ही शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी
और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर का जो आयुध निर्माण कारखाना था उसमें तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस तरह से ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से अंग्रेज़ों की भारत को देन का कोई भी नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है ना। कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये बातें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने टिप्पणी किया? तो ये जो टिप्पणी किया था दोस्त वो टीवी मैकाले ने किया था। किसने किया था? टीवी मैकाले ने किया था, क्योंकि टीवी मैकाले जो थे वो ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार थे और 1834 से 1838 तक भारत का सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहा इसने। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी और अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए इसने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, तो सही उत्तर टीवी मैकाले हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एक्सला सैपल की संधि के तहत इस कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है, कौन सा सही है? तो बिल्कुल ये दोनों सही है ना। ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि एक्सला सैपल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब दोस्तों इस सेशन का अंतिम सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 64 है और ये कहता है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन 1 कहता है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इस तरह से अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण में ये जो है दोनों कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, क्योंकि भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति और कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व सभी अच्छे थे। इसलिए अंग्रेजों की भारत में अपार सफलता प्राप्त हुई। तो ये इस सेशन का अंतिम सवाल था दोस्तों। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे भी इसी तरह से हम लोग नए नए सेशन लाते रहेंगे। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।